अस्सलाम वालेकुम 24 न्यूज़ HD पर आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज की जो अहम तरीन खबर ये कि 27 अक्टूबर से पैदल मार्च का ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। साथ साथ ताहिरुल कादरी को भी मना लिया है शेख रशीद ने। और सियासी कज़न्स एक बार फिर मुफाहमत की पॉलिसी के तहत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये लगता है कि शायद ताहिरुल कादरी साहब भी ऐलान कर दें कि वो खुद बजाते खुद यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचेंगे और धरने में शामिल होंगे। लेकिन अभी इस बात की तस्दीक नहीं की है। बाहर उन्होंने फ़ोन किया है खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को और उन्होंने ये कह दिया है कि तैयारियां कर ली जाएं और भरपूर तरीके से शिरकत भी हम कर सकते हैं। तो क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब की जो सोलो फ्लाइट थी क्या एक बार फिर वो बदलती दिखाई दे रही है और क्या और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो उनके साथ मौजूद होंगी? सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इनामुल्लाह नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, साजिद भट्टी साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले साजिद भट्टी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। तारुल कादरी को आज शाम फोन किया, शेख रशीद साहब ने उन्हें मना लिया है, कहते हैं कि बातचीत हो गई है और हो सकता है कि तारुल कादरी खुद यहाँ पर मौजूद होंगे। अभी क्या अपडेट है? क्या तारुल कादरी साहब खुद पाकिस्तान पहुंचेंगे? 2 नवंबर को धरने में शिरकत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आज की डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट में ये कि हम ऑलरेडी PTI और पाकिस्तान अवामी तहरीक का एजेंडा एक ही है। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने ऑलरेडी जो है वो अपना 4 नुकाती एजेंडा दिया था, जिसमें किसास, एहतसाब, रिफॉर्म्स और उसके बाद इंतखाबात का एजेंडा दिया था, जिसमें से 2 के ऊपर जो है वो इस वक्त PTI और पैट का जो है इत्तेफाक है और बाकी चीज़ें भी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हो जाएंगी। किसास के ऊपर भी खान साहब ने कल भी अपने जलसों में इसका जिक्र किया और आज भी उन्होंने किया। और एहतसाब ऑलरेडी पाकिस्तान अवामी तहरीक का एजेंडा है जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। और इस जदोजहद में जबकि एक तरफ करप्शन और चोरी को और कत्लो गारत गरी की इस हुकूमत को बचाने के लिए अगर तमाम करप्ट अनासर इकट्ठे हो सकते हैं तो इस मुल्क में तब्दीली और इनकलाब के लिए मुस्बत और नई सोच लेकर आगे बढ़ने वाली जमातों को भी मुतहद होकर जदोजहद करनी चाहिए। और हम हमेशा से इसके ख्वाह थे। दरमियान में एक छोटा सा मामला हुआ जिसकी वजह से कुछ दूरियां हुई, लेकिन हमारे दिल हमेशा साथ रहे। इंशाल्लाह इस अगले मार्के में भी हम पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। इस वक्त तक आज डॉक्टर साहब से जो बात हुई है उसमें उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक की शिरकत की दावत दी है, जिसको डॉक्टर साहब ने कबूल किया है। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो आएगा, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब और हमारा दीगर कायदीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। उसमें इंशाल्लाह शिरकत की स्ट्रेटजी जो है वो बना दी जाएगी। डॉक्टर तारुल कादरी साहब की आमद के हवाले से कोई चीज़ जो है अभी तक क्लियर नहीं हम कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपना एक शेड्यूल दिया हुआ, लेकिन मुल्की हालात के पेश नज़र वो किसी वक्त भी पाकिस्तान में तशरीफ ला सकते हैं। और तो पाकिस्तान अवामी तहरीक की जरूरत नहीं थी कि मुल्की हालात के पेश नज़र तारुल कादरी साहब जाते नहीं, यहीं पर मौजूद थे। खान साहब भी तो मौजूद थे ना, उन्होंने भी प्रेशर बिल्ड किया, तहरीक चलाई। बार बार तारुल कादरी साहब पाकिस्तान आते हैं फिर चले जाते हैं, एक धरना देते हैं, तो फिर उसके बाद रिजल्ट तो कुछ नहीं होता। जी, इस टॉपिक पे 20 बार बात हो चुकी है। मैं इस पर सिर्फ इतनी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने किसास की तहरीक पिछले 3-3.5 महीने उन्होंने चलाई, वो पाकिस्तान में मौजूद रहे और उन्होंने तहरीक मिनाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद पाकिस्तान में ही रखी। उन्होंने 30-32 साल इसी मुल्क के अंदर गुजारे हैं। अब हमारा तंजीमी नेटवर्क इतना फैल चुका है जिसके लिए उनको मुल्क से बाहर जाना होता है, लेकिन बाद में वो हर दफ़ा, अभी उनका ये प्रोग्राम ना भी होता तो तब भी उन्होंने जो है वो नवंबर में पाकिस्तान आना था। वो आना जाना हमारा उससे कोई जो है वो अमर माने नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब मुल्क के लिए हमने किसास की तहरीक चलाई। उसके बाद 3 सितंबर को हमने मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ जो इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हैं और मोदी की और इनकी आपस में गठजोड़ है, इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक चार्जशीट जारी की थी। जाहिर सी बात है उस चार्जशीट के बाद हमें एक वक्त देना था कि हम देखें कि इदारे और हुकूमत इसके ऊपर क्या अमल दरअमल। मैं इधर आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी इस पर तफसीलन बात करेंगे। इस पर मैं सवाल भी आपसे करूंगी कि उसके बाद उसका हुआ क्या। पहले मैं जरा एस्टैब्लिश कर दूं मौजू को। एजाज चौधरी साहब, 27 तारीख को ऐलान कर दिया है। पहले तो सिर्फ 2 नवंबर का शोर था कि 2 नवंबर से जो है इमरान खान साहब वहां पर धरने का आगाज करेंगे, लेकिन अब 27 अक्टूबर दे दी गई है तारीख और मार्च करेंगे। कैसा मार्च होगा? पैदल जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे? खान साहब कैसे पहुंचेंगे? कारकुनान कैसे पहुंचेंगे? क्या होगा? मैं एक बड़ी मुस्तरब हूं इस वक्त के आखिरकार पूरी मोटरवे पे क्या सूरत हाल होगी, लाहौर की क्या सूरत हाल होगी? जी बहुत शुक्रिया रमशा। पहली बात तो यह है कि हमारा असल हदफ 2 नवंबर है और सारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होगा। हमने 27 अक्टूबर की सुबह
दाता दरबार से सैयद अली हजवेरी की मस्जिद से हमने पैदल मार्च का आगाज़ किया है। ठीक। और ये पैदल मार्च हमने इसलिए किया है कि इस पाकिस्तान के अंदर कोई 80-85% लोग पैदल ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास कोई सवारियां नहीं होती। असल में वो लोग हैं कि जो इस करप्शन से, बदयांती से, चोरी से और डकैती से मुतासर हैं, जो गुर्बत के अंदर, अफलास के अंदर, बेरोज़गारी के अंदर, जहालत के अंदर और बीमारी के अंदर फंसे रहते हैं और कोई उनका वाली वारिस नहीं होता। तो एजाज साहब, खान साहब भी और दीगर मरकजी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पैदल ही होगी या वो गाड़ियों में मौजूद होंगे? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो यानी कोई लीडरशिप इस काफ़िले के साथ नहीं होगी। मैं फ़कीर और मेरे साथ कारकुनान होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम 27 को यहाँ से निकलेंगे दाता दरबार से और रात को क़याम किया करेंगे, दिन को सफ़र किया करेंगे और सातवें दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 नवंबर को इस्लामाबाद में जब दाखिल हो रहे होंगे तो मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ, दुआ करता हूँ कि हज़ारों लाखों लोग इस तरह पैदल चलते हुए इस्लामाबाद जा रहे होंगे। ये बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम है, सिर्फ आम आदमी और गरीब आदमी को, ठेले वाले को, रेडी वाले को, तांगे वाले को, रिक्शे वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम उसके लिए खड़े हुए हैं। अगर ये हुक्मरानों के जो पेट और इनकी जेबें फूली हुई हैं, इससे पैसा निकालेंगे तो इस अपनी कौम की तरफ उसकी मुंतकिल करेंगे ताकि कौम खुशहाल हो सके। यहाँ पर कौम बर्बाद है। सिर्फ एक छोटा सा अशराफिया का अशराफिया का एक सिर्फ तबका है जो मुस्तफीद होता है। होंगे आपके साथ 10 लाख लोग। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक ऐसे लीडर हैं कि जो ये कह सकते हैं कि लाखों लोग उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हैं। ठीक है। और आज डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के ऐलान के बाद तो आप इसकी कोई शक ही ना समझें कि इंशाअल्लाह और अजीज एक बड़ी तादाद, मुमकिन है 10 लाख से भी बढ़ जाए, जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। और मैं आपसे अर्ज करता हूं, अल्लाह के फजलो करम से आइंदा दिनों के अंदर और खुशखबरियां सुनेंगे। जो लोग तहरीक इंसाफ के इस तहरीक का साथ देने अच्छा, के लिए वो खुशखबरियां क्या होंगी पूछूंगी मैं आपसे कि कहीं आपको पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रही है, कौन सी ऐसी खुशखबरी है भी हमें बताइएगा। लेकिन जरा मैं इनाम साहब से सवाल कर लूं। इनाम साहब, अगर 10 लाख के करीब लोग सड़कों पर निकल आते हैं और चले 10 लाख ना भी ना हो, हजारों लोग भी हों और सड़कों पर मौजूद हों, और अगर ये पैदल मार्च करने का जैसे एजाज साहब ने कहा करते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का स्टांस क्या होगा? 2014 का धरना तो आपको याद ही होगा, दोनों सियासी कजन्स एक बार फिर मौजूद हैं। 126 दिन थोड़े नहीं होते। देखें, मैं ज़्यादा तो क्या कहना है इस बात पे, क्योंकि उसकी वजह कि कुछ लोगों की गलतफहमी होती है, वो गलतफहमी उनके साथ रहनी चाहिए, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो कौन सी गलतफहमी की बात कर रहे हैं? अगर इस मुल्क के अंदर कोई एक कॉल पर लाखों लोग इकट्ठे कर सकता है तो उसका नाम है अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब। उसके अलावा मुझे पाकिस्तान में और कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आता जो इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर ले, जो उन्होंने ऑलरेडी। नवाज शरीफ साहब भी आपको नजर नहीं आते? नहीं, मैं उस क्राउड की बात कर रहा हूँ जो एक कॉल पे बाहर आते हैं लोग, उसकी बात कर रहा हूँ। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब में है कि उनके पास उनके फॉलोअर्स हैं और बड़े कमिटेड हैं। यहाँ तक बात है करने वाली कि धरने वगैरह, जुलूस, फलां, अब देखें ना, ये पूरा एक बहुत बड़ी स्कीम है जो सामने आती जा रही है। और मैं इस मुल्क के मासूम भोले एंकर्स और टीवी वाले जो मजबूर हैं बेचारे वो अपनी मर्जी के खिलाफ तबसरा करने के, उनको सारी बात समझ आ रही है लेकिन तबसरा नहीं कर सकते। तबसरा क्या है? तबसरा ये है करने वाला कि ताहिरुल कादरी साहब भी साथ आ गए। ये हमें 1 हफ्ता पहले का पता था कि ताहिरुल कादरी साहब आ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात फैलाई थी, कुछ हो रही थी, गॉसिप्स हो रही थी। अच्छा, उधर दिफा काउंसिल वालों ने 27-28 को रखा हुआ है। 30 तारीख को जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया, 2 तारीख को इमरान। ये सारे इत्तेफाकात हैं और इस मुल्क में बड़े बड़े इत्तेफाकात हुए हैं और उन इत्तेफाकात में इस मुल्क की चूल्हे हिला दी उन्होंने इत्तेफाकात। ये भी इत्तेफाक था कि 2 नवंबर को खान साहब को तलब किया गया था। खैर बहरहाल वो तो 1 नवंबर मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका वकील वो भी इत्तेफाक था कि वज़ीर इत्तलात साहब को पहले से पता था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में नहीं होंगे, कहीं और होंगे। आप इंटरप्ट न करें, मुझे बात करने दें। इमरान खान साहब की तारीख उनका एक वकील भी जाके भुगत सकता है। इमरान का जाना जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन में। ज़ियाउल हक का या बहुत बड़ा इत्तेफाक था इस मुल्क की, यानी कि इस एरिया की, इस रीजन की सारी सिनेरियो चेंज होने जा रहा था, इत्तेफाक था।
रूस ने चढ़ाई करके जंग कर दी, मुशर्रफ आया, इत्तेफाक था, 9/11 आगे हो गया, ये सारे इत्तेफाकात हैं, ये भी इत्तेफाकात है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर चाइनीज सफीर ने गैरत दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तानियों इस बारे में, ये पाकिस्तान का फायदा CPEC, इसके पीछे जिस तरीके से अनरेस्ट इस मुल्क में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे कुछ और भी मकासद है। मकासद ये हैं कि वो लोग हैं जो छड़ी लेके खड़े हैं, इशारा कर देते हैं, इशारे पे सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। यानी कि इखलाकियात से गिरी हुई जो बात इमरान खान ने की कि मैं रिश्ता लेने तो नहीं जा रहा, अच्छा, और ताहिरुल कादरी साहब उसको फर्गो कर तो रहे हैं। छड़ी किसके हाथ में? आपने छड़ी जो छड़ी वाले होते हैं उनके हाथ में छड़ी। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कि जो सारा ये ड्रामा प्ले हो रहा है ना, ये सबको इकट्ठा करने की कोशिश जो की जा रही है, उसका एक ही मकसद है कि मुल्क में इतनी अनरेस्ट हो जाए कि मुल्क से आखिर CPEC के मौजूद जो हैं, ये CPEC के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो भाग जाएं, वो कहें कि जी इस मुल्क में हम कुछ नहीं कर सकते, इस मुल्क में जिस तरीके से अनरेस्ट हो रही है। देखें, डांस पार्टियों के शो करने आसान होते हैं, ये है एजिटेटिव पॉलिटिक्स। ये पहली दफा पहला इवेंट है कि PTI एजिटेटिव पॉलिटिक्स के अंदर घुस रही है। अच्छा, अनरेस्ट हो रहा है, और इनको समझ आ जाएगी कि ये एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो है ना, वो डांस पार्टियों वालों का ये काम नहीं अच्छा, है। आप कह रहे हैं नाम साहब कि बड़ी सेंसिबल पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, ये अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, ये ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर मौजूद हो और को भी नुकसान हो। तो मेरा सवाल आपसे, ये ब्रेक लूंगी, उसके बाद आपसे इसका जवाब लूंगी कि सवाल ये है कि अगर अनरेस्ट किस वजह से हो रहा है, अगर वजीर आजम सिंप्लीफाई जवाब दे देते, पनामा पर तहकीकात का जो है वो आगाज करवा देते, पेपर सामने पेश कर देते, तो क्या ये सारी सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा होती? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाने से पहले मैंने इनामुल्लाह साहब से सवाल किया था कि जो सारा अनरेस्ट हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दे दें, उसके बाद एजाज साहब की जाने बढ़ूंगी। इनामुल्लाह साहब, सारा अनरेस्ट हो रहा है, इसी वजह से लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। खान साहब भी, अवामी तहरीक भी हमें लग रहा है कि शायद शामिल हो जाए, फिर बिलावल ने भी कॉल दे दी, जमात इस्लामी 30 तारीख होगी, तो आप लोग जिम्मेदार नहीं है तमाम इस अनरेस्ट के? जवाब दे देते पनामा पर। रब्शा, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मकासद होते एहतसाब के और मकासद यही होते जो बयान किए जा रहे हैं, तो वो सारे मकासद सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया है ना PTI ने, अलॉन्ग विद टांगे की सवारियाँ एक दो और साथ हैं, जो में जंजनाल शेख रशीद टाइप लोग जो चढ़ बैठते हैं टांगों के ऊपर कि जी मुझे भी साथ लेते जाएं, उन लोगों ने जो सब कुछ किया है ना, अगर खाली मकसद ये होता तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस करने के बाद असूली तौर पे इमरान खान को कॉल ऑफ कर देना चाहिए था ये सारा मार्च, अगर मकसद यही होता। ये मकसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस करने के बाद भी बस जिद रहना कि हम सब कुछ जैम कर देंगे, हम सब कुछ तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क में एक नाबालिग लोगों के हाथ में सियासत आई है, नाबालिग सियासतदान इस मुल्क में कब बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, या इसको दूसरे पंजाबी में कहते हैं कि बंदर देहात माचिस आ गई है। ये सूरत हाल जितनी भी है, मैं जाती तौर समझता हूँ कि इसका मिस यूज ऑफ वो पॉपुलैरिटी या मिस यूज ऑफ वो पब्लिक ओपिनियन जो आपके खिलाफ आपके हक में होता है ना, उसको मिसयूज करने की ये बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, एजाज चौधरी की जाने बढ़ती हूँ। एजाज साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ठीक है अब हम बुला रहे हैं, वजीर आजम को ही बुला रहे हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए, तलब कर लिया गया, तो कर देते हैं कॉल ऑफ इमरान खान साहब धरना, और क्योंकि उन्हें इदारों पर एतमाद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करते हैं। जब एतमाद करते हैं तो जनाब अब धरने का फिर आप लोग क्यों प्लान कर रहे हैं? वेट कर लें थोड़ा सा। पहली बात जरा मेरा ख्याल है पहले कर लेते हैं, ठीक, और वो ये है कि PMLN और इनके सारे लीडर ये पाक फ़ौज के पीछे लगे हुए हैं, उनकी कमर के अंदर छुरा मारना इनका इस वक्त काम है। ये पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इन्होंने 2014 में लगाए, हुकूमत इनकी है, और 14 में लगाया, और मैंने चैलेंज किया था कि अगर कोई माई का लाल ये मुंह से निकालता है तो फिर आप हुक्मरान हैं, आप इसको साबित करके दिखाएं। और आज भी मैं कहता हूं, इन्होंने कहा है कि छड़ी वाले ये कर रहे हैं, आपने वजाहत चाहिए तो उन्होंने उसको वाजे कर दिया है। सही। और इन्होंने जो सिक्योरिटी लीक्स की हैं, जिसमें नवाज शरीफ था, जिसमें शहबाज शरीफ था,
और भी नून लीग के लोग थे। आज 17-18 दिन हो गए हैं और उस लीग्स के अंदर पाक फौज को इन्होंने पूरी तरह इंसल्ट करने की कोशिश की है और वो जुबान बोली है कि जो मोदी की जुबान है, जो भारत की जुबान है, जो यानी ज़ायनिस्ट लॉबी है या इंडियन लॉबी है, उसकी ज़बान है। ये किसको खुश करना चाहते हैं? इसलिए अगर इनके पास कोई सबूत हैं तो ये हुकूमत है, उसको आगे लेके बढ़ें। मैं मुतालबा करता हूँ नवाज शरीफ से कि वो, उसके पास चंद दिन हैं, वो ये फैसला करे कि वो कौन गद्दार था जिसने सिक्योरिटी मीटिंग की सारी बात बाहर निकाली और उसको अखबारात के हवाले किया, ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये पता चले कि पाक फौज जो है वो कमज़ोर है और नॉन स्टेट एक्टर्स को वो मदद करती है। इससे ज़्यादा संगीन गद्दारी और कोई नहीं हो सकती। परवेज़ रशीद साहब को आज ये भी याद आ गया कि उस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ लोग मौजूद थे, तो मैं पहले कहता क्या हूं करें? कोई भी हो, लूंगी मैं रमशा कहता हूं कोई भी हो, अगर एजाज चौधरी भी हो, गद्दारी करे, गर्दन जदनी, किसी को माफ नहीं करना चाहिए। अगली बात सुन ले मेरी बात। ये सी पैक के बनने की, मामा बनने की कोशिश करते हैं। सी पैक पिछली हुकूमत में ये प्रोग्राम का आगाज हुआ था और वो चीन का एक मंसूबा है जिसमें 70% कर्ज है और बाकी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैं समझता हूं वो पाकिस्तान का मंसूबा है। एपीसी के अंदर हुकूमत कमिटेड है कि उसे यानी मुकम्मल करे। और आपको मालूम है कि खुद जनरल राहिल शरीफ ने एक नहीं मुतअद्दिद दफा कहा है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो पाक फौज ने ली हुई है। इसलिए मैं नहीं समझता कोई सी पैक का मसला है। और चीन के सफीर चेयरमैन के पास आए थे, उन्होंने सारी बात वाजे कर दी और हमने कहा हमारा कहना करप्शन के खिलाफ है, हमारा किसी और चीज के खिलाफ नहीं है। ये सारी मूव मैं ये समझता हूं। मुझे बताइए, नवाज शरीफ सीने पे हाथ मार के एक दफा पार्लियामेंट के अंदर और 2 मरतबा कौम से खिताब करते हुए कह चुका कि मेरा दामन साफ है, मैं एहतसाब करवाना चाहता हूं, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर। फिर पेश क्यों नहीं करते? बताइए क्यों पेश नहीं करते? इसलिए कि चोर हैं। अगर वो बड़ा मशहूर फिक्रा एक हुआ है, अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्या हर्ज है? अच्छा, उसके बाद अगली बात मैं आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमने 7 महीने इस तहरीक को चलाया, हमने पार्लियामेंट में पूरी कोशिश की, हमने TOR कमेटी के अंदर पूरी कोशिश की, हमने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर नैब, FBR, उसमें FIA, उसमें स्टेट बैंक, उसमें SECP, सब अदारों के सरबराह बुलाए। उन्होंने कहा हम कोई तफ्तीश करने का हमारे पास कोई दायिया नहीं है, कोई कानून नहीं है कि पनामा जैसे डाके के ऊपर हम गिरफ्त कर सकें। उसके बाद हमने कहा कि हमें अवाम की अदालत में जाना, सड़कों पे जाना, और हम सड़कों पे निकले हैं। आपने पूछा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन का अदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट बॉडी है। कौन नहीं जानता कि वो अपीलेट बॉडी है? नंबर 1, वो उसूली तौर पे फैसला करेगी और फिर कोई तफ्तीशी एजेंसी सामने आना पड़ेगी, कानून साजी करना पड़ेगी। इसलिए हम समझते हैं। दूसरी एक बात, इस मुल्क के अंदर एक असगर खान केस था कि नवाज शरीफ माल खाता है ISI का और आंखें दिखाता है अवाम को, और जब अवाम से आंखें 2-4 नहीं कर सकता तो यहां से माफीनामा मुशर्रफ को लिख के तो वहां जद्दा भाग जाता है। उसके बाद ये हमें पता है कि 18 बरस वो केस चला, ठीक, और असगर खान साहब इस मुल्क के वेटरन पॉलिटिशियन, और सुन ले मेरी बात, हम ये 18 बरस लगे, उन्होंने मुझे मेरे सामने ये बात कही कि मैं हर तारीख के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा हूं। ठीक है, अच्छा साजिद, ठीक है, बहुत है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, अवाम अपना काम करे। साजिद भट्टी साहब, जैसे कि आपने पहले भी बात की थी कि कुलभूषण यादव और दीगर जो भारतीय जो के फर्म्स में काम कर रहे हैं, स्टील मिल्स में काम कर रहे हैं, उनके वीजास की लिस्ट भी ताहिरुल कादरी ने शेयर की। तो फिर जब ताहिरुल कादरी के पास ऐसे सबूत थे और वो अदालतों में पेश कर सकते थे, तो फिर ताहिरुल कादरी साहब चले क्यों गए? ये मामला फिर इधर से उधर क्यों हो गया? बैठते यहाँ पर आप भी और उनको भी बुलाते, पेशियां होती हैं और फिर इस मसले का हल निकालते। क्या एक वैलिड पॉइंट नहीं ताहिरुल कादरी साहब के पास जो छोड़ के चलेगा ताहिरुल कादरी साहब? रमशा, मैं इस पे अर्ज करता हूँ। पहले मैं पिछली बात को थोड़ा सा तसलसल के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मामला महज करप्शन का नहीं रहा, बल्कि मामला इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख उठाकर देखें, क्यों ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो बराह रास्त फ़ौज के साथ टकराव किया जाता है, चाहे वो कारगिल का वाक़या हो या आप अखबारात में इंटरनेशनल इश्तिहारात का मामला हो। अब भी देखें, इस वक्त भी असम्बली के अंदर इनके इत्तेहादी अचकज़ई साहब उठ के पाक फ़ौज के ऊपर बोलते हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब ने
उसके ऊपर तकरीरें की, जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा। आपके वज़ीर दिफा जो है वो फ़ौज के ऊपर बात करते हैं, कलभूषण के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। आप जनरल असम्बली में जाते हैं, बलूचिस्तान में राह की मुदाखलत के ऊपर आप कोई बात नहीं करते, कलभूषण का नाम आपके मुंह पर नहीं आता। अब ये यहाँ तक कि अब जो लीक्स हुई हैं, इन लीक्स के अंदर भी अगर हुकूमत जिम्मेदार नहीं है तो हुकूमत ये ना कहे कि फलां 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 मौजूद था, हुकूमत उसके ऊपर एक्शन ले। और फिर ना सिर्फ एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि वजीर दाखिला ने कहा था कि 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसका ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई रिजल्ट सामने आया। यह चीज साबित करती है कि यह सारा कुछ प्री प्लान्ड है। फौज के साथ बराह रास्त क्लैश हमेशा जो है वो नून लीग की फितरत में शामिल है। अब भी खामखा जो है वो सियासी अमूर के अंदर जो है वो फौज को धकेला जा रहा है, हत्ता कि ज़रबे अस्ब के ऊपर भी फौज को तनहा और अकेला छोड़ दिया गया है। वजीर दाखिला साहब अभी चंद दिन पहले जो है वो ये कहते हैं जनाब दिफा पाकिस्तान कौंसल, तो उनके कायदीन से मिल रहे हैं, जिनके अंदर 2 कालदम तंजीमों के सरबराह भी उनके साथ आके मिल रहे हैं। तो ये नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो फौज के साथ ताउन हो रहा है। तो फौज जो है वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है। क्यों मुस्लिम लीग नून हमेशा उनको सियासत के अंदर घसीटती है? अगर अवाम अपने हकूक के लिए निकलते हैं, वो चाहे 13 के धरने में निकले, 14 के धरने में निकले, वो आज निकल रहे हैं, तो इनको इस चीज का पता होना चाहिए कि कौम की इस वक्त आवाज क्या है। दूसरा मैं अर्ज ये भी करता चलूं कि आपने जो सवाल किया कि हमने ये सवाल उठाया, हमने एतराजात किए, हमने सबूत दे दिए डॉक्टर साहब ने वहां पर। अब डॉक्टर साहब कोई इदारा नहीं है कि जिन्होंने एक्शन लेना है, हम तो इदारों की तरफ देख रहे हैं ना। आप देखें, आप पीटीआई ने भी जो स्टांस लिया, हमारा तो अपना स्टांस है कि हम ऑलरेडी दिन दिहाड़े 14 लाशें गिरा दी गई, 100 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया गया। और इस मुल्क में निजाम यह है कि हमें एक FIR वो भी किसी इदारे की मुदाखलत से हमें मिली और उस पर आज तक इंसाफ नहीं हुआ। उसके बाद जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं हुई आई और आज तक हम इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हो रही है राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में, जिसमें पीटीआई के धरने को काउंटर करने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। वहां राना सनाउल्लाह साहब और वहां पर साबिक IG जो हैं राना मकबूल साहब, वहां पर वो पुलिस की टांगों को मालिश करके उनको खड़ा कर रहे हैं कि आप उठो और अवाम के ऊपर धावा बोल दो। और वो कहते हैं कि जब हम तो 17 जून का अभी तक जो है वो उसकी वजह से हमारा मोराल पुलिस का वो नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब उनको बता रहे हैं कि देखें 17 जून के वाक़े में जितने लोग मुलव्वस थे, बड़े बड़े अफसरों को हमने मुल्क से बाहर नहीं भेज दिया, उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे दिया, हमने अदालतों में आपके लिए केस नहीं लड़ा। तो वो उनको मोराल हाई कर रहे हैं इस बुनियाद पर कि वो उठें और आवाम के साथ टकराव लें। सवाल सिंपल ये बनता है कि जब मुल्क के अंदर इदारे कुछ नहीं करेंगे, इंसाफ की हालत आपके सामने है। मजहर अली का केस है जिसको अदालत बरी करती है, पता चलता है कि वो 3 साल पहले, फिर दूसरे को सुप्रीम कोर्ट जो है वो बरी होने का 2 साल पहले ऑर्डर जारी कर चुकी है, लेकिन उसके 2 भाइयों को सजाए मौत दी जाती है। इस निजाम को बदलने के लिए कौम ने तो निकलना है और अब ये वक्त है, हम तो हर उस कोशिश के साथ हैं जिस कोशिश में इस निजाम के ऊपर कोई जर्ब लगे और इस खानदानी बादशाहत को, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि यहां पर जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है, जिस जमहूरियत और जिस बादशाहत को बचाने के लिए असेंबली के अंदर बहुत से चेहरे अपना मुआवजा वसूल करते हैं। ब्रेक यहाँ पे मुझे लेना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनाब इनामुल्लाह साहब से मैं पूछूंगी कि जमातें आम लोगों कह रही है कि फौज को आपने आइसोलेट करने की कोशिश की है, फौज को जो है बदनाम किया है और पूरी दुनिया में बदनाम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब जो न्यूज़ फीड लीक केस आया, अब तक चौधरी निसार साहब ने उनके नाम पेश क्यों नहीं किए, इसकी वजह क्या है? आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। इनामुल्लाह साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि वज़ीर दाखिला ने अब तक निशानदही नहीं की कि आखिरकार जो फौज के खिलाफ खबर लीक की गई उसका जिम्मेदार कौन है और अभी तक इस पर चुप क्यों साधे हुए? और अचानक आज वज़ीर इत्तलात साहब को याद आ गया कि उसमें कुछ खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आए हुए थे, तो आज याद आ रहा है उन्हें, बाद में क्यों सारी बातें याद आती है? देखें, बात ये प्रोपोगेट किया जा रहा है, एक नया ड्रामा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, कराई जा रही है कि ये मुस्लिम लीग नून फौज के खिलाफ है। सवाल ये पैदा होता है, मैं समझता हूं हल्फन हर हिसाब से, पूरे यकीन से, कि इस मुल्क की फौज के साथ मुस्लिम लीग नून से ज्यादा वफादार कोई और पार्टी नहीं है। ये मैं पूरे वसूख से एक बात कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात ये है, अगर कुछ लोग, अब जैसे ख्वाजा आसिफ की बात की, ख्वाजा आसिफ ने उस डिक्टेटर, उस यजीद के खिलाफ जंग लड़ी थी और बोला था जिसका नाम मुशर्रफ था। आजकल की फौज के बारे में ख्वाजा आसिफ ने कभी कोई बात नहीं की और कभी बात की जाती है। अब देखें, जिन लोगों ने एक डिक्टेटर के से
तशद्दुद आमेज जिंदगी गुजार चुके हो ना, या सियासी तौर पे उस प्रोसेस से गुजर चुके हो ना, उनके खिलाफ बात करने का ये मकसद नहीं होता कि फौज के खिलाफ बात की जा रही है। एक बात मैं जाती तौर पे समझता हूं कि मुस्लिम लीग और लीकेज की बात हो रही है। अच्छा, लीकेज अगर हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और फौज आराम करके नहीं बैठी होगी, फौज के अदारे भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा किस तरीके से निकली है, किस तरीके से। आजम सहगल चेयरमैन पीआई है, उससे मुलाकात हो रही है और बाद मामले को प्रोपोगेट करने के लिए बहुत से चैनल लगे हुए हैं, दिन रात डुगडुगी बजा रहे हैं, बजा के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फौज के खिलाफ है। आजम सहगल से मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की होती है और मुंसलिक कर दिए जाते हैं डॉन की उस खबर के साथ। क्वेश्चन है नहीं तो डुगडुगी खामोश कराने का तरीका ये नहीं है जनाब, ये पकड़े बंदा, ये मुलव्विस था, इसने खबर लीक की है, पता चल जाए तो 1 मिनट में उसको बता देंगे। आप तो खुद मौका देते हैं जनाब कि डुगडुगी बजाय हमारे खिलाफ आई है। पता चल जाए तो 1 मिनट में उसकी सारी बात सामने आ जाएगी, तो ये पता चल जाएगा, ये भी बात सामने। और दूसरी बात ये है, ये जो इजाज चौधरी साहब कह रहे हैं चोरों की, जिस शख्स के साथ राइट साइड में भी एक चोर डाकू खड़ा है, लेफ्ट साइड में डाकू खड़ा है, और उस बंदे को वो चोरी लोगों की पकड़ने निकला हुआ है। तलाशी, पहले अपने जेबों की तलाशी लो इमरान खान, पहले अपने बंदों की तलाशी लो जिनके अंदर डकैतियों के माल भरे हुए हैं। इमरान खान के किचन का खर्चा वो डाकू चला रहे हैं, इमरान खान के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डाकू चला रहे हैं। क्वेश्चन इज, बात उस वक्त करनी चाहिए जिस वक्त अपना दामन साफ हो। लेकिन इमरान खान साहब का नाम पैनामा में नहीं आया। दागदार है जो शख्स पता नहीं किस मूड में और किस शक्ल में निकलता है और फैसले कर देता है कि मैंने अब ये कर देना है। मैं जाती तौर पे जानता हूं एक बात को, जितने भी कुछ सियासी जेन रखने वाले बंदे हैं, इनके फैसलों से इतने नाला हैं। हमें खुद मुझे एक सीनियर बंदे ने कहा है, उन्होंने कहा हम क्या करें, उसको नहीं पता होता कौन से मूड में क्या बात कर देता है और किस वक्त बात कर देता है और किस वक्त सोच के निकलता है बाहर। अब सवाल ये पैदा होता है, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, अदारा नहीं है, एग्रीड। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट डिसीजन इस मुल्क का अगर आ सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। सही। अगर आप लोगों को खाली करप्शन का मिशन लेके निकलना था, उसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करना आप लोगों के लिए काफी था। अच्छा, एक और चीज, लेकिन आपको चूंकि आपके मकासद कुछ और हैं, जो पिछले धरने पे लंदन प्रोजेक्ट था जिसमें सारे मौजूद थे, किसने फाइनेंस किया था? आज तक वो बोलने की कोशिश की किसने? जनरल पाशा वाज देयर, जनरल पाशा उस मीटिंग में था। क्विकली मुझे बता दो, उसके बाद दोनों अपने मेहमानों को भी शामिल करूंगी। क्विकली बता दे, धरना रोकने के लिए नून लीग की पॉलिसी क्या होगी? मेरे पास इतनी बड़ी रिपोर्ट पड़ी है, इसमें फहरिस्तों को फाइनल कर लिया गया है, डीसीओ को कैसे हुक्मनामे जारी कर दिए गए, कंटेनर्स में क्या भरा जाएगा, कौन कौन से रास्ते में रुकावटें होंगी, एक लॉन्ग लिस्ट है मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो आप कैसे रोकेंगे जनाब? 10 लाख के ड्रामे करने वाली ये पार्टियां जो है, मैं जानता हूं, मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं इजाज चौधरी साहब से भी सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं बड़ी सिंपल सी आपको बात बता दूं, ये गवर्नमेंट इस्लामाबाद सीज नहीं करने देगी। This is the final. अच्छा, एजाज साहब इस्लामाबाद सील नहीं करने देंगे, बिल्कुल फाइनल लाइन उन्होंने दे दिया है। तो आप लोग जब वहां पर पहुंचेंगे, यकीनन कोई इकदामात होंगे ना कि आप नहीं पहुंच सकते, कंटेनर्स लगेंगे, रास्ते रोके जाएंगे, और फिर खान साहब ने भी कह दिया कि हमारी रुकावटें लगी तो हम भी भरपूर जवाब देंगे। तो इसका मतलब भरपूर मुकाबला होगा दोनों जमातों की जानिब से, और फिर वही होगा जो हमने पहले देखा। रमशा, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता था कि इनामुल्लाह खान इतना पर्सनल होगा। इनका ग्रीवेंस क्या है तहरीक इंसाफ से? इनके भाई हैं जिनके बारे में इतनी शदीद गुफ्तगू इन्होंने की है, जो मुझे कतन पसंद नहीं आई और बिल्कुल गलत इन्होंने बातें की हैं। ये नून लीग में थे, ये पीटीआई में आए, मुझसे ज़्यादा पीटीआई का केस पेश किया करते थे, नवाज शरीफ को खरी खरी सुनाया करते थे, बताया करते थे कि ये डकैत हैं, चोर हैं। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और उसके बाद अभी नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे नाम पे मेरा ख्याल है, बात सुनो, मैंने आज तक कभी नहीं, मेरा ख्याल है मैं चुप रहा हूं आपकी बात के अंदर। आप मैंने आज तक, मैंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करना,
मैं इतना शहबाज छोटा शरीफ नहीं हो की सकता दयानतदारी कि की टिकट कसम ना उठाई। मिले इमरान खान से तो इमरान खान के खिलाफ जाके छोड़े खड़ा हो जी जाऊं। टिकट छोड़े को, और क्या बात है, उनको और बात क्या करने बात है, दें। मेरे पीछे इसलिए कौन था? मेरी बात सुन लेना मेरे आप। मुझे कौन अपना नहीं, मैं कहता इजाज़ हूं बात चौधरी, सुनो, अगर गलत बात हिम्मत है तो करोगे, बात सुनो। मेरे पे जातियात, मेरे पे जातियात, इजाज़ क्यों साहब, आपने तुम्हारी कहा जात इमरान में- खान के बारे में? मैं तुम्हारी जात मैं में बहुत बिल्कुल कुछ कर नहीं- सकता हूं। नहीं, देखिए- मैं दूंगा तुम्हारी इस जात बात पे की। बहुत कुछ उठा सकता हूं। देखिए, उठाएं जो लेकिन उठाना है। इनाम मैं साहब, इनाम साहब, इमरान की बात कर रहा हूं। मैं भी जानता रुकिएगा। हूं सारी बात को। प्रॉपर्टी है, पब्लिक देखिए, लीडर ऐसे है। तो- आप मेरी ऐसे बात तो पे चलिए। बात बिल्कुल नहीं करने दूंगा तुम्हें ये बात। आप भी बिल्कुल नहीं करने दूंगा। इनाम साहब रुकिएगा। मैं चौधरी आपको साहब, बता रहा मेरी है, मैं चौधरी आपको साहब, बता रहा हूं। आप अपनी सियासी तौर पर आप हैं। अपनी चौधरी बात साहब, के ऊपर बात करें, मेरी बात के दौरान बात न करें। चौधरी आप साहब, अगर जाती इनाम हमला साहब न रुकिए, करते हैं, इनाम आप साहब मेरे मैंने नाम ये पे पर्दा नहीं गलत उठाना था। बयानी नहीं कर क्या आपकी सकते। तकलीफ आप आपको मेरे क्या है? नाम पे गलत ब्रेक बयानी नहीं कर लेते हैं। आप सकते। बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा। बिल्कुल गलत बयानी मुझे कर रहे हैं आप। बताएं, इजाज़ आपको साहब, इमरान कर रहे हैं। खान से इजाज़ साहब, क्या देखिए। गिला मैं था? आपको नहीं गलत सुने, बयानी नहीं मेरी करने बात दूंगा। सुन ले, मैं मुझे- पंजाब मैं का आपको सदर गलत था। बयानी नहीं करने दूंगा। मैं पंजाब का सदर था, एक से ज्यादा मर्तबा मुझे आपको दोनों कहा मेहमान कि कुछ नहीं इनामुल्लाह बोले थे। खान ब्रेक बात लेते हैं हम लोग, हौसले से ब्रेक सुनो। लेते हैं, ब्रेक के तुम्हें बाद हमने एजाज पार्टी साहब, का एजाज सीनियर साहब राज- लेने दीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं पूछूंगी कि आखिरकार इस्लामाबाद में क्या होगा। जैसे ये दोनों रहनुमा यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या ऐसी सूरत हाल इस्लामाबाद में तो नहीं होगी जब कारकुनान आमने सामने होंगे? इंशाल्लाह क्या बात होगी होगा, तो हम इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। साजिद भट्टी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि माहौल बड़ा गर्मा गर्म हो गया, अगर ये सड़कों पर निकलते हैं और तारुल कादिर साहब भी मौजूद होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर एक बार फिर 2014 जैसी सूरत हाल नहीं होगी, एजिटेशन होगी, गर्मा गर्मी होगी, कारकुनान आमने सामने भी आएंगे, क्या होगा? गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं फिर तो। जी, मैं इसमें अर्ज करता चलूं कि देखें, ऑपोजिशन का काम होता है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, और हुकूमत का काम है उसके साथ आइन और दस्तूर के अंदर रहते हुए जो भी वो तरीका टैकल को, उसमें डायलॉग भी हो सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन भी डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन नून लीग का जो माजी है वो ये चीज़ बताता है कि इनको डायलॉग नहीं आते, इनको बात करना नहीं आता। नून लीग ने हमेशा ताकत के नशे में बदमस्त होकर हमेशा लाठीचार्ज और जो है वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया। वो तारीख गवाह है, वो चाहे नर्सों का एहतजाज हो, चाहे नाबीना अफराद का एहतजाज हो, चाहे डॉक्टर्स का यंग डॉक्टर्स का एहतजाज हो, किसी का भी एहतजाज, किसानों का एहतजाज हो, हर किसी को, टीचर्स का एहतजाज हो, हर किसी के साथ इन्होंने एक ही तरीके से टैकल किया इन्होंने, और इनका तरीका हमेशा लाठी ही रहता है। ये बात तयशुदा है कि जब आप किसी के ऊपर लाठी चलाएंगे तो अगले बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो लाठियां खाता रहेगा या वो लाठी पकड़कर, वो लाठी छीनकर अपने दिफा में उसको इस्तेमाल करेगा। ये आप अब नहीं समझते जाता है। साजिद भट्टी साहब कि अगर इस दफा लाठियां चली और खून बहा या जो है गर्मा गर्मी हुई तो फिर तीसरी कुव्वत की जो बात की जा रही है, दीगर जमातें भी कह रही हैं, उसकी मदाखलत हो सकती है? मैं आपको अर्ज करता चलो, इस वक्त दो एंड पे जिम्मेदारी बनती है। देखें, पीटीआई ने भी ऐलान कर दिया, हमने भी 13 का धरना दिया, हमने कहा था कोई तिनका नहीं टूटेगा, कोई गमला नहीं टूटेगा। अभी तक अपोजिशन का ऐलान यही है कि हम अब पुरअमन जाएंगे। सही है। लेकिन मैंने आपको नून लीग की तारीख भी बता दी। दूसरी बात, इस वक्त दो जगह पे जिम्मेदारी मुतय्यन होती है। अगर आप समझते हैं कि अगर कोई तीसरी कुव्वत आती है तो तीसरी कुव्वत के लिए मैं समझता हूं, मेरी ये असेसमेंट है कि नून लीग इस वक्त खुद तीसरी कुव्वत के लिए रास्ता हमवार कर रही है। नून लीग के रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अब इस वक्त सानिया मॉडल टाउन का फंदा खुद अपने गले में नहीं डालना चाहती, वो पनामा का फंदा अपने गले में नहीं डालना चाहती, वो मुल्क रियासत दुश्मनी का और कलभूषण और दीगर जो राह के साथ उनके ताल्लुकात हैं वो फंदा अपने गले में नहीं डालना चाहती, वो सियासी शहीद बनना चाहती है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर जाएगी। और दूसरी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूं, और मुझे इसमें कहने में कोई हार नहीं है, कि इस वक्त तक इदारों का जो किरदार रहा है, आज की इस सिचुएशन में मैं उन इदारों को भी जिम्मेदार अच्छा, कोई ठीक है, इदारों में हम बात कर चुके साहिब साहब। एजाज चौधरी साहब, सियासी शहीद हुकूमत खुद भी बनेगी क्या? दूसरी दीगर जमातों को भी ले डूबेगी? क्योंकि अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, लेकिन रेड जोन में एहतजाज करना क्या ये आईनी हक है आपका? रमशा, पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह और अजीज हम बिल्कुल पुरअमन रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे, और हुकूमत का नात का हम बंद करेंगे 2 नवंबर को। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। कोई हमें धमकियां दे, कोई गिरफ्तारियों से डराए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ऐ शम्मा तुझ में रात जो भारी है, इस तरह मैंने तमाम उम्र गुजारी है, इस तरह मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। लेकिन एक जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, शौकत खानम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इल्ज़ाम लगाते हैं। 8 साल हैं शहबाज शरीफ को, 8.5 साल पंजाब का वज़ीर आला, 3.5 साल से नवाज शरीफ है। हमने कहा ये पनामा के चोर हैं,
तो तुम्हें याद आ गया कि इमरान खान ने ये किया है। बिल्कुल। हस्पतालों के बारे में तो जो जंग अजीम भी हो ना, हस्पताल को स्पेयर कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, 70% गरीब वहाँ पर मुफ्त इलाज कैंसर का कराता है, उसकी भी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनको चाहिए ये कि एक कमीशन बनाएं, इमरान खान के ऊपर 5 दिन का मोहलत रखें। सही। मैं आपसे कहता हूँ, अगर एक पाई की कोई ऐसी गड़बड़ साबित हो जाए, इमरान खान सियासत आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रेड जोन में एहतिजाज आई नहीं क्या आपका? टाइम बहुत कम है। कोई रेड और वाइट जोन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। पहले भी हमारे कदम वहाँ पे गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अब भी जाएंगे। हमको बिल्कुल पुरअमन, किसी को तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। देखें, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तशद्दुद का आगाज कैसे होगा? यानी किस बात पे मुझे गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तार करेंगे, लोगों को मारेंगे, जगह इकट्ठी नहीं होने देंगे। पिछली बार भी हमने देखा था कि पीटीवी पर हमला हो गया था, कारकुनान भी आपस में गुत्तम गुत्ता हो गया था। इनामुल्लाह साहब वक्त बहुत कम। इनामुल्लाह साहब, इस दफा भी ऐसी कोई अगर चीज होती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? फिर तीसरी कुव्वत की जो बात की जा रही है, तो दोनों सियासी तौर पर एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी आ रही है 2 तारीख से पहले। अब शायद किसी अपोजिशन को शहर बंद करने की जरूरत ना पड़े, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग खुद ही इस्लामाबाद को बंद कर दें। ठीक, क्या कहते हैं नाम? क्या वाकई ऐसा बात है कि जो पीटीवी के साथ हशर हुआ था वो सारी दुनिया ने देखा था। ये बड़े पुरअमन लोग हैं, और उसके बाद जो वहाँ पे गंद फैलाया गया था वो सारी दुनिया ने देखा था। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इरादे, जब मकासद कुछ और हों और उन मकासद को पूरा करने के लिए ना इनको रेड जोन की फिक्र है, ना इनको वाइट जोन की फिक्र है, ना किसी डार्क जोन की फिक्र है। इनको फिक्र ये है कि हम कुछ ना कुछ करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पिंड दे सारे चौधरी मर जान, इमरान चौधरी नहीं बन सकता, इमरान वजीर आजम नहीं बन सकता। क्यों? इमरान वो शख्स है कि जिस शख्स के, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैं पीटीआई में शामिल होने जा रहा था या शामिल हुआ था, तो उससे पहले मैंने इनकार कर दिया था इमरान के मिजाज को, टेम्पर को, नेचर को समझते हुए। मैंने आई रिफ्यूज टू जॉइन हिम। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को जिन लोगों ने आगे लगाया हुआ है ना, वो इमरान खान को कभी मजबूत करके अपने सामने खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान जिस वक्त रात होती है तो मूड कुछ और होता है, दिन होता है तो मूड कुछ और होता है। वो मूडों के अंदर वो किसी की परवाह फिर न करने वाले बंद है। लेकिन आज हमने देखा कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली जो अपोजिशन कर रहे हैं वो खान साहब कर रहे हैं ना। आज पनामा का शोर सबसे ज्यादा खान साहब ने मचाया। आज जो इमरान खान ने माफी मांगी है ताहिरुल कादरी साहब ने अपने गंदे अल्फाज की, जो उसने अल्फाज अदा किए थे, किसी भी सोसाइटी में गलीज तरीन अल्फाज वो गिने जाते हैं। मैं समझता हूँ ताहिरुल कादरी साहब से माफ़ी मांगना मेरे लिए हैरान कुन बात है, क्योंकि इमरान खान जैसा बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, आज ताहिरुल कादरी साहब से माफ़ी मांगी है, तो इतना मजबूत डंडा था कि उन्होंने माफ़ी भी मंगवाई और साथ ताहिरुल कादरी साहब को शामिल किसका डंडा था? किसका डंडा था? वो मेरा ख्याल है आप में टैलेंट है, कह दें कि आप समझती हैं बेहतर। से थोड़ी सी बात कर जी साजिद साहब, वो है कि देखें पाकिस्तान के अंदर हमने रेड जोन एक मुकद्दस जगह बना रखी है। हमारा मुतालबा यह है कि रेड जोन जितना मुकद्दस है, जितनी उसके ऊपर सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ 18 करोड़ अवाम जो डेथ जोन में पड़े हैं, मौजूद हैं, डेथ जोन के अंदर रहने वालों का भी कोई फिक्र करेगा जो रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। ठीक है, बिल्कुल क्लोजिंग का वक्त आ मैं रहा है। आपसे सिर्फ ये अर्ज करता हूँ, इमरान खान को ना वजारत उज़्मा की जरूरत है, ना वजारत की, ना मेंबरी की, ये तो और एक की हैसियत जनाब की आखिरकार अल्लाह के फजलो करम से उसके पास अल्लाह की दी हुई इतनी बेपना इज्जत है, दौलत है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। अब देखना जो भी जाते हैं उसके पास जाते हैं अपना अपना मकसद खत्म हो रहा है जनाब। और देखना है कि 2 नवंबर को जो भी हुकूमत इमरान सुबह शाम वज़ीर आज़म बनने के पास है, मुझे दीजिए इजाजत, मेरे नाम कोई ईमान नहीं ला सकता।